गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हमने जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 कर लिया है। अगर आपने वो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये हम क्लास के एंड में बताएंगे, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। जो पिछली क्लास थी उसके 5 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। डमहल लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर में ही हफीजा, रऊफ, हिकात, कूद इत्यादि लोक नृत्य किए जाते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। एजुकेशन और आर्मी की उपाधियों को ही ग्रहण किया जा सकता है, ये अपवाद हैं। बाकी सभी उपाधियों का अंत इसके तहत किया गया है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है? तो अभिसारी या उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है और ये कृष्णा जिला के कुचेलापुरम गांव से शुरू हुआ था। इसमें एक शब्द यूज किया जाता है मंडूक शब्दम, जिसमें मेंढक की कहानी के बारे में होता है। जल चित्रम, जल से चित्र का निर्माण किया जाता है जो पैर के अंगूठे से किया जाता है। कुचिपुड़ी का गुरु सिद्धेंद्र योगी को कहा जाता है और नर्तक के पैर की मुद्रा मंडी कोपू कहलाती है। और नर्तक को, जो कुचिपुड़ी का नर्तक होता है, उसको भागवतालू के नाम से जानते हैं। और कलाबाजी करने वाला जो कलाकार होता है उसको कावुत्तम कहते हैं। और पुरुष पोशाक को बगलबंदी कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन से हैं? जिसके पीछे भी रेड्डी लगा हो वे इसके महत्वपूर्ण कलाकार होते हैं। और इससे अलावा भी होते हैं, जैसे ऊषा गायत्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, हलीन खान, स्वपन सुंदरी और पद्मजा रेड्डी। तो रेड्डी रूट वर्ड हमको यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कुचिपुड़ी से संबंधित है और ये भरतनाट्यम से ही संबंधित है, लेकिन कुचिपुड़ी की मसाल इन्हीं को कहा जाता है। तो कुचिपुड़ी की मसाल या टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति को कहते हैं, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। और इनको पद्म विभूषण 2016 में दिया गया था। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विदेशी फोक डांस किस राज्य का है? ईया। जिसके पीछे भी ईया लगा हो तो वो बिहार का हो जाएगा, तो बिहार का है, जैसे झिझिया, विदेशिया। और गुजरात का कौन सा है? गरबा, गराबो, डांडिया रास, बिंछुड़ो, जूरीथून, भवई, लास्या, हुडो, पल्ली जंग। और गरबा को 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया है, जो 2023 में शामिल किया गया है। भारत में अमूर्त धरोहर, जो पहली अमूर्त धरोहर थी, आईसीएच का मतलब है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो पहली थी 2008 में वैदिक जप परंपरा। और विश्व विरासत स्थलों पहली बार 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। आगरा का किला, जिसका निर्माण 1565 अकबर ने करवाया था। ताजमहल, जिसका निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये दोनों अलग अलग स्थान पर हैं। तो पहली बार विश्व विरासत स्थल में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। 14वीं अमूर्त धरोहर, 14वीं है दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के फोक डांस कौन कौन से हैं? तमिलनाडु का डांस याद करने के लिए हम, जिसके पीछे भी अट्टम लगा हो वो दक्षिण भारत के डांस होंगे, स्पेशली केरल और तमिलनाडु के। अगर उसमें मिल या येल दिखाई दे तो तमिलनाडु के ही होंगे, जैसे कुम्मी, कावड़ी, अट्टम, माथिल। माथिल जहाँ पर इल है, अट्टम, माथिल अट्टम और सिलवट्टम। तेलंगाना के कौन से होते हैं फोक डांस? गुस्सादी, लंबाड़ी और बोनालू। त्रिपुरा का होता है होजागिरी, गोरियां, हिक होक, डेलू और वेलकम फेस्टिवल। वेस्ट बंगाल का होता है काठी, गंभीरा, बाउल, मरसिया। लक्षद्वीप के कौन कौन से होते हैं? लावा, परिचकली और कोलकली होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इनायत हुसैन खान का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है रामपुर सहसवान घराने से,
सुल्तान खान का संबंध है सारंगी से, और सारंगी से संबंधित है बुंदू खान, इलियास खान। असद अली खान ये रुद्रवीणा से संबंधित है, और रुद्रवीणा से संबंधित महत्वपूर्ण और व्यक्ति हैं ज्योति हेगड़े, बहाउद्दीन डागर और जियाउद्दीन मोइनुद्दीन डागर। तो डागर रुद्रवीणा से संबंधित हो जाएंगे। और असद अली खान को पद्म भूषण अवार्ड 2008 में दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है पमारिया फोक डांस का संबंध कहाँ से है? ईया, तो ईया का मतलब हो जाएगा बिहार से। धमन फोक डांस ये हिमाचल प्रदेश से। बुइया फोक डांस अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल प्रदेश में ही लोइन एंड पीक डांस होता है जिसको मोनपा जनजाति करती है। कोंग की पोनुंग ये डांस भी अरुणाचल प्रदेश में। मुखौटा डांस, युद्ध नृत्य, पासी नृत्य, रिखमपाड़ा डांस, तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन खेल से संबंधित है। टेनिस ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी है? तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो जनवरी माह में हो जाता है, और इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, और सबसे बाद में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पुराना है विंबलडन जो जून में होता है, और ये सबसे पुराना है 1877 में शुरू हुआ था। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था, और इसी को ही रोलैंड गैरोस अवार्ड के नाम से जानते हैं। यूएस ओपन अगस्त में होता है, और इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। और लाल बजरी पर खेला जाने वाला कौन सा है? तो ये है फ्रेंच ओपन। और लाल बजरी का बादशाह या किंग ऑफ क्ले कोर्ट ये राफेल नडाल को कहा जाता है जो स्पेन के रहने वाले हैं। और हार्ड कोर्ट पर यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और ग्रास कोर्ट पर विंबलडन होता है जो सबसे पुराना है 1877 में जिसकी शुरुआत हुई थी। डोनाल्ड बज एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसने एक वर्ष में सभी ग्रैंड स्लैम जीत लिए थे, और ये जीते थे 1938 में डोनाल्ड बज के द्वारा। तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना कि डोनाल्ड बज का संबंध किस देश से है। 2024 में यूएस ओपन जो हुआ है साल के अंत में अगस्त में, उसमें मेल वर्ग का खिताब किसने जीता है? जोनिक सिनर ने, और फीमेल का आर्यन सबलेंका ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल के आरंभ में होता है इसका अवार्ड जोनिक सिनर ने, और फीमेल में आर्यन सबलेंका ने बेलारूस में जीता। तो साल का पहला और अंतिम वाले में मेल और फीमेल दोनों एक ही हैं। विंबलडन और फ्रेंच में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और विंबलडन ने फीमेल वर्ग में बारबरा प्लिस्कोवा जो अमेरिका की रहने वाली, और फ्रेंच ओपन ईगा स्वियाटेक ने जीता है। टेनिस चैंपियनशिप टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड्स, प्लेइंग टू विन ये किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल की है। शटलिंग टू द टॉप ये पीवी सिंधु की है। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम और ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। अनगार्डेड है मिताली राज जो क्रिकेट से संबंधित है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की है जो जिम्नास्ट से संबंधित है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। आई हैव द स्ट्रीट ये रविचंद्रन अश्विन जो क्रिकेटर है उनकी पुस्तक है। द डे आई बिकेम ए रनर सोहिनी चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। सी डेयर्ड व्हेन इन इंडियन स्पोर्ट्स ये अभिषेक दुबे की पुस्तक है। अब हम देख लेते हैं इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो इससे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट इसी अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बना दिया गया था। पहले ये अनुच्छेद 31 में आता था। अनुच्छेद 31 खत्म करके इसको 300A अनुच्छेद में डाल दिया गया। अनुच्छेद 32 का संविधान की हत्या और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रेट को जारी कर सकता है। तो ये 5 प्रकार की रेट कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कार्पस, जो भी बंदी बनाया गया है उसको 24 घंटे में न्यायालय में पेश किया जाए। परमादेश होता है मैंडेमस, यानी कि अगर कोई अधिकारी काम न कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि अधिकारी काम क्यों ना कर रहे, काम न करे तब।
तो अधिकारी को काम करने के लिए आदेश दे सकता है कि तुम काम करो। उत्प्रेषण का सर्टियोरी यानी कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी किया जाता है। अगर कोई निचली अदालत सही काम न कर रही हो या निचली अदालत का केस अपने पास मंगवाना हो तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च अदालत उसको आदेश दे सकती है। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन यानी कि मनाही। न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा हो। अगर किसी मामले पर केंद्र सरकार का अधिकार है और राज्य सरकार का जो हाई कोर्ट है वो उसमें हस्तक्षेप कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि तुम अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करो। अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो, आप कौन हो। अगर ऐसा कोई अधिकारी जो वो अधिकारी नहीं है और ऐसा दिखावा करता है तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आप कौन हो। जैसे कि बिना सिलेक्शन के ही पुलिस की ड्रेस पहनना और लोगों से वसूली करना, तो ये इसके खिलाफ अधिकार परीक्षा लेख को जारी किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 40, इसमें किसका वर्णन किया गया। ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन बताया गया है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और नालसा की स्थापना इसी के तहत की गई थी। 39 डी, इसमें महिला और पुरुष को समान वेतन, यानी कि अगर महिला और पुरुष हैं और समान वेतन उनको तभी मिलेगा अगर उनका कार्य समान है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात अनुच्छेद 39 डी में कही गई है। संविधान के भाग 4 और में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है जो 36 से 51 तक है और ये आयरलैंड के संविधान से ले गए हैं। आयरलैंड एंड इसमें लास्ट में दिखाई दे रहा है तो एंड से हम इसको याद कर सकते हैं। ई से हो गया इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से ले गया है। एन से हो गया नामांकन, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन है वो भी आयरलैंड से ले गया है। डी से हो गया डीपीएसपी। तो ये 3 प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। और राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 होती है जिसमें से 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि हमने जो डीपीएसपी लिए हैं आयरलैंड के संविधान के किस अनुच्छेद से ग्रहण किए हैं। 9वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 43 ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भाग लेना। तो 43 ए में इसका वर्णन और पर्यावरण का संरक्षण 48 ए में है जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और पर्यावरण का संरक्षण डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य दोनों में ही वर्णन है और ये 7वां मौलिक कर्तव्य है। और डीपीएसपी का अनुच्छेद 48 ए, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 45, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएंगे जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहाँ पर प्रावधान किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी प्रावधान किया गया है जो अंतिम 11वां मौलिक कर्तव्य है वहाँ पर। और अनुच्छेद 21 ए, वहाँ पर भी शिक्षा का मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो शिक्षा से संबंधित भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 ए और 51 ए का सब पार्ट 11 और अनुच्छेद 45। तो यहाँ पर शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता और लागू करने वाला पहला राज्य था गोवा और इसके लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य है तो ये बना है उत्तराखंड राज्य। अनुच्छेद 48, जो गाय भैंस है या दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण देना राज्य को संरक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। 10वां क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था जो 1296 से 1316 तक रहा था। हौज का मतलब होता है टैंक और खास का मतलब होता है जो शाही लोग होते हैं, टैंक ऑफ वाटर। शाही लोगों के लिए जो पानी का बड़ा टैंक था उसको ये कहते थे हौज खास। हौज जो हौद कहते हैं वर्तमान में यानी कि टैंक। पानी शाही लोगों के लिए पानी की आपूर्ति यहीं से की जाती थी और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और इसको अली गुरसास्प और सिकंदर सानी के नाम से जानते थे। सीरी का किला मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसी ने करवाया था। अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, इनका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था।
इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, यानी कि उनको वेतन के बदले एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था जिससे वे अपनी आजीविका कमा लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा का अंत करके नकद वेतन की शुरुआत की थी और घोड़े दागने की प्रथा भी इसी किस्म में शुरू हुई थी और बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने शुरू की थी। अगर कोई अधिकारी जो तोलने संबंधी में कुछ गड़बड़ करता है तो जितनी भी उसने वजन कम दिया है तो उतना ही उसका खाल उतार ली जाती थी। तो इस प्रकार उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी इसी ने शुरू किया था और खुन्स या लूट कर में 4/5 यानी कि 80% हिस्सा राजा का होता था और भू राजस्व 50% 1/2 होता था। हुलिया प्रथा भी इसी ने शुरू की थी और नकद वेतन की शुरुआत भी इसी के द्वारा की गई थी। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृतांत किसने दिया है? तो ये अमीर खुसरो ने दिया है। और मलिक काफूर एक हिजड़ा था जिसको 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय पर खरीदा था और इसलिए इसको 1000 दिनारी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान देवगिरी का अभियान हुआ था 1296 में और इसमें शासक थे रामचंद्र और दूसरी बार हुआ था 1306 से 7 में। 1296 में जब आक्रमण किया तो रामचंद्र ने यहाँ पर कर देने की बात कही थी, लेकिन 1306-7 में कर देना बंद कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को यहाँ पर भेजा था। वारंगल अभियान 1309 में हुआ था और प्रताप रुद्रदेव यहाँ के शासक थे और प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर हीरा दिल्ली पहुँचाया था और दिल्ली से ये 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो ये ईरान ले गया था लूटकर। और अंत में जो महाराजा दिलीप सिंह थे पंजाब के शासक, उसने महारानी विक्टोरिया को ये भेंट कर दिया था। तो वर्तमान में इंग्लैंड में यह स्थित है। द्वार समुद्रम और दक्षिण अभियान किया था द्वार समुद्रम 1310 में। वीर बलाल यहाँ के शासक थे और पांड्य वंश पर अंतिम बार दक्षिण अभियान किया था 1311 में और यहाँ पर सुंदर पांडे और वीर पांडे 2 भाइयों के बीच लड़ाई का फायदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण कैसा था? तो उसने एक मंडी प्रमुख बनाया था जिसे सहना ए मंडी कहते हैं और बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत विभाग बनाया था। गुप्तचर जो बाजार में भेष बदल कर रहता था उसे कहते थे ब्रीद ए मंडी। गुप्त विभाग दीवाने वजारत कहा जाता था। सैन्य विभाग दीवाने आरिज इसको कहा जाता था और विदेश विभाग को दीवान ए रसालत और मापतोल अधिकारी इसको क्या कहा जाता था ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। झरना राज्य और नदी से हमें मैच करना है। जोग जलप्रपात है, ये कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर स्थित है। अथिरापल्ली झरना ये केरल में स्थित है चलाकुडी नदी पर। दूध सागर वाटरफॉल ये गोवा में स्थित है और मांडवी नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो यह कुचिकुल झरना जो वराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा झरना है 399 मीटर ऊंचा, ओडिशा में है वरेही पानी बुद्धबलंगा नदी पर। और तीसरा सबसे ऊंचा है नोहकलिकाई जो 340 मीटर है, मेघालय राज्य में स्थित है। थलियार झरना ये तमिलनाडु में है और वज्र झरना ये महाराष्ट्र में है। चचाई झरना धुआंधार वाटरफॉल ये मध्य प्रदेश में है। केम्प्टी झरना ये उत्तराखंड में है और दूधुमा या डूडूमा ये है ओडिशा में। और दोदोमा ये किस देश की राजधानी है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सबसे बड़ी लैगून लेक या तटीय लैगून लेक कौन सी है? तो ये है चिल्का झील जो ओडिशा में है और ये भारत की पहली रामसर साइट 1981 में बनी थी और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील यही है। पुलिकट झील ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और केरल में है अष्टमुदी झील। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के शहर रामसर में और आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित ये हैं और भारत ने इस पर साइन 1982 में किए थे, लेकिन पहली रामसर साइट 1981 में ही बना दी थी और अब तक वर्तमान में टोटल रामसर साइट की संख्या है 85। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ये वेम्बनाड झील है जो केरल में है। 96.5 किलोमीटर लंबी ये झील है। और भारत की सबसे गहरी झील ये है मानसबल झील जो जम्मू कश्मीर में है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो लोकटक झील में है और ये मणिपुर में स्थित है।
वुलर झील जम्मू कश्मीर में हर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में यही है। पेंगोंग तसो झील ये है लद्दाख में और यहीं पर फ्रोजन लेक मैराथन होती है। श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है और ये दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। तो भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र ये है नाथपा झाकरी जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, और सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र ये दार्जिलिंग में है पश्चिम बंगाल में, जो 1897 में स्थापित हुआ था। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इस आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इससे पहले पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और पंचवर्षीय योजना को लागू करता था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक होनी थी, लेकिन उसको 2015 में ही समाप्त कर दिया गया था क्योंकि नीति आयोग आ गया था। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी और सीईओ ये हैं BVR सुब्रमण्यम, और पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगडिया, और जो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं और ये 2025 से 30 तक अपनी रिपोर्ट देगा। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 में से 2 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और पहले सीईओ ये थे सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट है GST परिषद। अब हमारे 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं इससे अलग, तो हम जल्दी ही क्लास को ख़त्म कर देंगे। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसमें कुल सदस्य 33 होते हैं और इसका गठन 12 सितंबर 2016 को किया गया था। GST नंबर जिसको GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं और ये 15 नंबर का होता है। जैसे फ़ोन नंबर 10 नंबर का होता है, आधार नंबर 12 अंक का होता है, उसी प्रकार GST नंबर 15 नंबर का होता है। और GST 4 प्रकार की होती है। CGST जो केंद्रीय GST होती है, सेंट्रल होती है। SGST स्टेट की होती है। IGST इंटीग्रेटेड होती है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने वाला जो कर लगता है, टैक्स लगता है, वो नहीं लगता, तो इसमें तो ये होता है इंटीग्रेटेड। और यूटी में लगता है UTGST। GST को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था। GST का नारा क्या था? 1 नेशन 1 टैक्स था। फादर ऑफ GST अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं और 101वां संविधान संशोधन 2016 में 122वां बिल पेश किया गया था। और इसमें 4 प्रकार की महत्वपूर्ण GST होती है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% को काउंट ही नहीं किया जाता, तो और ये 4 महत्वपूर्ण होती है। और पहला स्टेट जिसने GST को लागू किया था वो था असम। और ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल से हमने ग्रहण किया है। और GST लागू करने वाला भारत 161वां देश बन गया है। और सबसे पहले GST अपनाने वाला देश था फ्रांस, जिसने 1954 में GST को अपना लिया था। GST संग्रहालय अभी हाल ही में कहाँ पर बना है? तो ये गोवा में बना है। GST के लिए सुझाव देने वाली समिति कौन सी है? तो यह विजय केलकर समिति। और GST के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। और GST के लिए लोकसभा में बिल कब पेश किया गया था? 8 अगस्त 2016 को। और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पेश किया गया था। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड, और ये लाप्लाकस के द्वारा बताया गया था। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड और उससे कम गैस में होती है। और सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है जो 6420 मीटर पर सेकंड होती है। और सॉलिड में ही दूसरे नंबर पर निकल में होती है 6040 मीटर पर सेकंड। और लिक्विड में सबसे ज़्यादा समुद्री जल में होती है स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड, और आशुद्ध जल में 1498 मीटर पर सेकंड होती है। गैस में हाइड्रोजन में सबसे अधिक ध्वनि की स्पीड होती है जो होती है 1284 मीटर पर सेकंड, और हीलियम में होती है 985 मीटर पर सेकंड। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में, लिक्विड में सबसे ज़्यादा समुद्री जल में, और गैस में सबसे ज़्यादा हीलियम में होती है। हाइड्रोजन में होती है गैस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की स्पीड। अम्ल का गुण क्या क्या होता है? अम्ल की विशेषताएं हैं, इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो बेस होते हैं बेस या अक्षार होते हैं जो
ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये H+ आयन देते हैं अम्ल, और अक्षार देते हैं OH- आयन। मिथाइल ऑरेंज को पीले से गहरे लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है अम्ल, लेकिन जो अक्षार होता है वो पीला ही रखता है। अक्षार को उदासीन कर देता है। अगर अम्ल और अक्षार को आपस में मिला दिया जाए तो उदासीन हो जाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो अक्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे NaOH है, OH आयन है और ये HCl है। तो अम्ल और अक्षार दोनों के मिलने से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और इनके मेल से जल और लवण का निर्माण होता है। नेक्स्ट 20वां और लास्ट क्वेश्चन, लार। लार प्रतिदिन कितनी निकलती है? तो 1 से 1.5 लीटर मुख में बनती है और ये डेली बनती है। और लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं और ये 3 प्रकार हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। और पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि और सबसे छोटी लार ग्रंथि है सबलिंगुअल। और ये 2 एंजाइमों को छोड़ते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु का भक्षण करता है और टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है और ट्रिप्सिन एंजाइम वसा का पाचन करता है। लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम ये वसा का पाचन करता है और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज ये दोनों वसा का पाचन करते हैं। तो आज का प्रश्न है हमारा, लार का pH मान कितना होता है? तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इस क्लास के PDF के लिए हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से इस क्लास की PDF को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।